सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। TST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जल भाग 2 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 7 में मिट्टी की कहानी भाग 2 के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम शामिल होंगे क्लास 8 में और पढ़ाई करेंगे किशोरावस्था और यौवनारंभ भाग 1 की। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रयासों से मोहनदास को वकालत में सफलता मिलने लगी थी। उनकी झिझक खुलने लगी और उनका जीवन अब सामाजिक बनने लगा था। उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। मजदूरों के हक के लिए वो आगे आए थे और अब उनकी कांग्रेस में तरह तरह के हिंदुस्तानी लोग भी शामिल होने लगे थे। इन सब में मोहनदास को अपना परिवार छोड़कर आए हुए 3 साल गुजर गए थे। वे 6 महीने के लिए स्वदेश रवाना हुए। भारत आकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव पर लिखना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। फिरोज शाह मेहता और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नेताओं से उन्हें प्यार मिला, मदद मिली। और इसी यात्रा में मोहनदास मिले गोपाल कृष्ण गोखले से। आगे जाकर गोखले उनके राजनीतिक गुरु बन गए। इन सब के साथ मोहनदास अपने बीमार बहनोई की सेवा भी कर रहे थे और राजकोट में
प्लेग की महामारी से बचने के लिए सफाई का इंतजाम भी। परिवार के साथ मोहनदास जब वापस दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तब 23 दिनों तक यात्रियों को जहाज से उतरने नहीं दिया गया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार चाहती थी कि मोहनदास वापस भारत चले जाएं। मोहनदास के जो लेख भारत के अखबारों में छपे थे उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर दक्षिण अफ्रीका में बताया गया था। यहाँ के बहुत से गोरे मोहनदास से गुस्सा थे। जहाज से उतरने पर मोहनदास पर गोरे लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। अगर कुछ दूसरे गोरे लोग बीच में ना पड़ते तो शायद वो उन्हें मार ही डालते। जब अखबारों में इसके बारे में छपा और यह भी कि मोहनदास ने हमलावरों के खिलाफ शिकायत नहीं की तो उनके लिए सहानुभूति बढ़ने लगी। अखबारों ने उन पर लेख छापने शुरू कर दिए। 6 साल तक यह आंदोलन बिना किसी पक्के कोष के चला। चंदे से सभी काम होते थे। हिंदुस्तानी लोग दिल खोलकर धन का योगदान करते थे और साथ जुड़कर धरना प्रदर्शन भी करते थे। मोहनदास बार बार इस बात पर जोर देते थे कि विरोध गोरे लोगों का नहीं, केवल अन्याय का करना है। वे बार बार अपने सहयोगियों से कहते थे कि अन्याय और हिंसा का जवाब न्याय और अहिंसक ही होना चाहिए। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 9 बार सरकार ने मोहनदास को जेल में डाला। वे छूटते ही फिर सत्याग्रह में लग जाते। बाद में कस्तूरबा भी जेल गई। मोहनदास इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार निकालने लगे। वकालत भी ठीक चलने लग गई थी, कमाई भी अच्छी थी, लेकिन उनका रहन सहन और सादा बन गया था। गरीब और मजदूर लोगों के लिए काम करते हुए वे उनके जैसे ही रहने लग गए थे। सन 1904 में गांधी परिवार ने अपना घर छोड़ दिया और अब वो अपने साथियों के साथ एक बस्ती में रहने लगे। इनमें हरमन कैलेनबैग भी थे। वे एक रईस आर्किटेक्ट थे। आश्रम बनाने का पैसा उन्हीं ने दिया था। वे वहाँ अपने हाथ से काम भी करते थे। इनमें चार्ली एंड्रूज भी थे, एक ईसाई पादरी। गरीब लोगों की मदद करने की वजह से उनका नाम दीन बंधु पड़ गया था। विरोध करने का जो अहिंसक तरीका था, उसके लिए एक नया नाम चाहिए था। उनके भतीजे ने सुझाव दिया, सदाग्रह, और इसी को निखार कर गांधी जी ने एक नाम गढ़ा जो अमर हो गया, और वो था सत्याग्रह। एक और सख्त कानून अंग्रेज सरकार ने बनाया, जिसमें हर हिंदुस्तानी को जेल के किसी अपराधी की तरह अपनी उंगली की छाप देना अनिवार्य था, और जिसकी वजह से हर हिंदुस्तानी शादी की कोई मान्यता नहीं थी। गांधी जी ने कस्तूरबाई को आंदोलन में आने के लिए उकसाया। उन्होंने कहा कि इस कानून के हिसाब से तुम मेरी पत्नी भी नहीं हो। और इसी कानून के विरोध में सन 1913 में एक महान कूच निकला और उसमें 2000 से ज्यादा पुरुष और महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। जब सत्याग्रहियों ने जेल भर दिए तब अंग्रेज सरकार ने हार मानी। गलत कानून वापस लिया गया। जेल से छूटे तो गांधी जी भारत लौटने की तैयारी में लग गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बापू वापस लौटकर भारत आए तो उन्होंने अंग्रेजों का सामना किस तरह किया। अंकित कल के सफाई कार्यक्रम से काफी खुश था। वह कल से ही पानी की अहमियत के बारे में विचार कर रहा था। आज रविवार का दिन था। उसके दोस्त पवन ने उसे खेलने के लिए घर बुलाया। पवन के साथ खेलना और पढ़ाई करना दोनों ही अंकित को बहुत पसंद थे। ऐसा इसलिए कि पवन पढ़ाई और खेल दोनों में तेज था। हालांकि अंकित को उसकी लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं थी। पवन के माता पिता का अपना एक डेयरी फार्म था। शाम को जब अंकित पवन के घर पहुंचा तो पवन नहा रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद अंकित आंगन में चला गया। आंगन में पवन की माँ पौधों को पानी दे रही थीं। वे काफी परेशान भी लग रही थीं। क्या हुआ चाची जी, आप परेशान लग रही हैं?
अरे अंकित बेटा, आ जाओ। देखो ना, मैंने सोचा था कि आंगन में बागीचा बनाऊंगी। अभी हफ्ता भर पहले ही ये फूलों की क्यारियां लगवाई थी। मैं इन पौधों की इतनी देखभाल करती हूँ, रोज पानी देती हूँ। सभी पौधे तो बढ़ रहे हैं, पर ये कांटों वाले पौधे पता नहीं क्यों मर रहे हैं। चाची जी, आप इन पौधों को रोज पानी देती हैं। ये कांटे वाले पौधे कैक्टस प्रजाति के हैं और इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। ये ज्यादा पानी की वजह से मर रहे होंगे। और लो, मैं तो इन्हें रोज ही पानी देती हूँ। मुझे लगा कि इन्हें पानी कम पड़ रहा होगा। नहीं चाची जी, आप देखिए ना, पूरी क्यारियां पानी से भर गई हैं। ये तो इन पौधों के लिए बाढ़ जैसा है। बाढ़ वाली उपमा बिल्कुल सही कही तुमने। जरूरत से ज्यादा पानी होने पर जल बहुत नुकसान भी पहुंचा सकता है। जब बारिश सामान्य से ज्यादा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है। घर, मकान, यहाँ तक कि वन भी डूब जाते हैं। जी चाची जी, जब बाढ़ आती है तो मिट्टी में भी पानी रिस कर भर जाता है और मिट्टी में मौजूद वायु का स्थान ले लेता है। इससे मिट्टी में रहने वाले जीव और पौधों की जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं। बहुत से जीव डूबकर मर जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसी तरह ये क्यारियां भी एक तरह से बाढ़ ग्रस्त हो गई हैं। अब मैं कैक्टस को 2-3 हफ्ते के बाद पानी दिया करूंगी। तभी पवन आंगन में आ जाता है। वह कुछ देर से अंकित की सारी बातें अंदर से सुन रहा था। नहीं माँ, सप्ताह में 1 या 2 बार पानी डालना जरूरी है, नहीं तो सारे पौधे सूखकर मर जाएंगे, जैसा सूखे के समय होता है। अगर बारिश कम हो तो नदियाँ, तालाब आदि सूख जाते हैं। जहाँ भूमि जल स्तर कम हो, वहाँ तो समस्या और भी बड़ी हो जाती है। वाह जनाब, आपको सब पता है, फिर भी आप घंटों तक नहाकर पानी बर्बाद कर रहे होते हैं। क्या ये सही है? ठीक कहा अंकित। पवन, जवाब दो। वो मैं माँ, मुझ अकेले के थोड़ा ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से क्या हो जाएगा? वो देखो, हमारी डेयरी फार्म में तो कितना सारा पानी बर्बाद होता ही है। पवन, तुम्हें नहीं लगता कि हमें पहले उसका भी कुछ करना चाहिए? पर वो तो हमारी मजबूरी है। गाय भैंसों को नहलाने और जगह की साफ सफाई में पानी तो इस्तेमाल होता ही है। चाची जी, इसका मेरे पास एक हल है। आप सारा पानी फिल्टर करके दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्टर? बेटा, वो तो घर में भी लगा है, लेकिन बहुत महंगा होता है। इतने बड़े स्तर पर हम कैसे फिल्टर लगवा पाएंगे? सही विचार है अंकित, हम पानी को प्राकृतिक रूप से भी फिल्टर कर सकते हैं। क्यों ना माँ को वो प्रक्रिया दिखाएं जो हमने साइंस प्रोजेक्ट के लिए की थी। पवन और अंकित अंदर से एक पानी की बोतल लाते हैं। फिर अंकित उसे ऊपर से काट देता है। दोनों बच्चे पहले बोतल के नीचे कपड़ा रखते हैं, फिर एक एक करके नीचे से ऊपर तक बारीक कणों वाली मिट्टी, फिर बालू मिट्टी और सबसे ऊपर कंकड़ पत्थरों की परत बनाते हैं। पवन उसमें गंदा पानी डालता है। कुछ ही देर में बोतल के मुंह से बूंद बूंद करके साफ पानी टपकने लगता है। देखा चाची जी, आप ऐसा ही एक बड़ा प्राकृतिक फिल्टर प्लांट बनवा सकती हैं। इससे पानी दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। शाबाश, ये तो बहुत पुरानी और अच्छी युक्ति है। फिर क्यों ना कुछ और बड़ा सोचे। जब बारिश होती है तो बहुत कम समय में काफी ज्यादा पानी बह जाता है। उसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बताओ। हाँ, आपकी बात से याद आया, वर्षा जल संचय। माँ, आप हमें और बताओ ना वर्षा जल संचय के बारे में। वर्षा जल संचय का उद्देश्य यह है कि बारिश का पानी नालों से बहकर बर्बाद न हो जाए, बल्कि हम उसका संचय कर सकें। घर की छत को अगर कीप यानी फनल मान लो और उससे एक पाइप या नाली के जरिए पानी जमा कर लो तो काफी पानी संचय किया जा सकता है। अब आगे तुम दोनों सोचकर बताओ कि क्या करना चाहिए। माँ, इसके लिए हम एक बड़ा सा टैंक बना सकते हैं जहाँ पर वर्षा का जल इकट्ठा हो जाए, जो कि जरूरत के समय हम इस्तेमाल कर सकें। टैंक को हमें
ढक कर रखना पड़ेगा ताकि जल वाष्पित होकर उड़ न जाए। हाँ, सही कहा। हम एक और काम कर सकते हैं। घर की छत पे जो पानी बरसता है उसे एक पाइप से एक छोटे टैंक तक पहुंचाकर इस टैंक को हम भूमिगत जल से जोड़ सकते हैं। इससे बारिश का सारा पानी भूमि जल में मिल जाएगा। अगर हम अपने घर की जमीन और छत की ढलान भी इस टैंक की तरफ कर दें तो आसपास की बारिश का सारा जल भूमि में चला जाएगा और भूमिगत जल का स्तर भी बढ़ जाएगा, जिससे हमें साल भर पानी की समस्या नहीं होगी। ठीक है बच्चों, मैं कल ही विष्णु प्लम्बर को बुलाकर इसकी तैयारी करवाती हूँ और इस साल की बारिश का मिलकर स्वागत करते हैं। अंकित भाई साहब, अब पर्यावरण सुरक्षा का पाठ खत्म हो गया हो तो खेलने चलें। मिट्टी की कहानी भाग 2। नमस्ते बच्चों, अब आप सब जान गए होंगे कि मिट्टी यानी मृदा हमारे प्राकृतिक संसाधनों में से एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्या आपको मिट्टी की विभिन्न परतों की जानकारी है? अच्छा बताइए कि मिट्टी की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? सही बताया आपने, सबसे ऊपरी परत ह्यूमस होती है, जो सड़े गले जैव पदार्थों से बनी होती है। मेरे मन में एक सवाल है जिसका मुझे उत्तर नहीं मिल रहा। क्या मिट्टी सब जगह एक जैसी होती है या विभिन्न जगहों की मिट्टी जैसे नदी का किनारा, बगीचे की मिट्टी अलग प्रकार की होती है? चलिए आप और मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक गांव में चलते हैं, जहां 2 बच्चे इसी सवाल को लेकर कुछ बातचीत कर रहे हैं। इस कहानी का उद्देश्य है क. जानना कि मृदा के प्रकार क्या हैं, ख. मृदा के गुणों के बारे में समझना। ये नीलू और मीनू हैं। इन दोनों ने घर में अपना अपना एक पौधा लगाया था। नीलू का पौधा तो हरा भरा हो गया है, पर मीनू का पौधा न जाने क्यों हरा भरा नहीं हुआ है। वे दोनों इसी के बारे में सोच रही हैं। अरे नीलू, देख ना, मेरा पौधा तो कैसे सूखा जा रहा है। मैंने तो इसमें सही मात्रा में पानी डाला, धूप में भी रखा और यहाँ पर्याप्त हवा भी है, पर फिर भी ये हरा भरा नहीं हुआ। हाँ मीनू, मैं भी यही सोच रही हूँ। मेरे पौधे को भी मैंने पानी, सूर्य की ऊर्जा, हवा, खाद दी और तुमने भी। ऐसा क्या अलग हुआ होगा तेरे और मेरे पौधे में? चल एक बार पानी डालकर देखते हैं कि क्या होता है। मीनू और नीलू पहले नीलू के पौधे में पानी डालती हैं और फिर मीनू के। देख मीनू, पानी धीरे धीरे मिट्टी में जा रहा है और फिर थोड़ा पानी यहीं ऊपर रुक गया है। वह थोड़ी देर में मिट्टी में मिल जाएगा। चल अब तेरे पौधे में पानी डालते हैं। अरे यह देख मीनू, तेरे पौधे की मिट्टी ने एक साथ इतनी तेजी से सारा पानी सोख लिया। नीलू, तुझे याद है तुमने अपने पौधे की मिट्टी रामू काका के बगीचे से ली थी और मैंने वहाँ जो रेतीली मिट्टी पड़ी थी उसका उपयोग किया था। हाँ मीनू, चल हम एक प्रयोग करते हैं। हम अपनी यह पहेली सुलझाने के लिए 3 जगहों से मिट्टी इकट्ठी करते हैं। फिर हम उसमें पानी डालकर देखेंगे कि क्या होता है। मीनू और नीलू घर से 3 बर्तन लेती हैं। फिर वे दोनों रामू काका के बगीचे की मिट्टी उठाती हैं। थोड़ी रेतीली मिट्टी उठाती हैं और कुछ मिट्टी वे रास्ते में शंकर काका के खेत से लेती हैं। फिर घर लौटकर वे अलग अलग मिट्टी के नमूनों को अलग अलग बर्तन में रख देती हैं।
चल मीनू, अब हम इन तीनों में बराबर पानी डालते हैं। वे दोनों तीनों नमूनों में पानी डालती हैं, पर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। नीलू, मुझे लगता है कि हमें कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। ऐसे तो कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। एक विचार है मीनू, हम मोटे कागज की कीप यानी फनल बनाते हैं। मैंने छठी कक्षा में विज्ञान की कक्षा में कीप बनाना सीखा था। फिर हम कीप से मिट्टी को एक प्लास्टिक की टूटी बोतल में डालते हैं। उसके नीचे एक प्लेट रख के हम उसमें पानी डालकर देखेंगे। ऐसे हमें यह पता चल सकेगा कि कौन सा मिट्टी का नमूना कितना पानी सोख रहा है। चल, मैं देखती हूँ। मैं प्लास्टिक की 3 बोतलें लाती हूँ। कल हिमा ने अलग की थी। और मैं कीप बनाती हूँ। चल, अब सब तैयार है। अब हम पहले रेतीली मिट्टी का नमूना डालते हैं और फिर बगीचे वाली और फिर शंकर काका के खेत की। मीनू तीनों कीपों से मिट्टी डालती है और नीलू फिर एक एक करके पानी डालती है। वे दोनों थोड़ा इंतजार करती हैं। ये देख नीलू, रेतीली मिट्टी से कितना सारा पानी बह गया। मैंने देखा था कि रेतीली मिट्टी में रेत और कंकड़ का अनुपात बहुत ज्यादा था, पर शंकर काका के खेत की मिट्टी में चिकनी मिट्टी का अनुपात दूसरे कणों से ज्यादा था। हाँ, तू सही सोच रही है मीनू, मैंने भी यह देखा था। और बगीचे की मिट्टी में मैंने देखा कि बड़े और छोटे कणों का अनुपात लगभग एक समान था। नीलू, ये देख, शंकर काका के खेत से ली हुई मिट्टी ने पानी बहुत कम सोखा है और बगीचे की मिट्टी में से थोड़ा पानी बह गया और थोड़ा पानी रह गया है। हाँ मीनू, सही कह रही हो। क्या इसका मतलब है कि जो पौधे रेतीली मिट्टी में उगते हैं उन्हें कम पानी की आवश्यकता है, और जो पौधे बगीचे की मिट्टी में उगते होंगे उन्हें उपयुक्त पानी की आवश्यकता होती है? अच्छा, शंकर काका के खेत में ज्यादातर चावल उगता है और बाबा ने बताया था कि चावल की खेती के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो उस प्रकार की चिकनी मिट्टी में से पानी कम मात्रा में निकलता होगा, जैसे हमने अभी अपने प्रयोग में देखा। मुझे याद है कि मैंने पढ़ा था कि रेगिस्तान में रेतीली मिट्टी होती है, इसलिए वहाँ कम पौधे उगते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि रेतीली मिट्टी में से पानी कितनी जल्दी निकल जाता है, तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। और ये बगीचे वाली मिट्टी पर्याप्त पानी सोखती है और बाकी पानी पौधे की जड़ों में चला जाता है। मीनू, तुमने भी तो रेतीली मिट्टी का प्रयोग किया था अपना पौधा उगाने के लिए। हाँ नीलू। अच्छा, क्योंकि रेतीली मिट्टी में से ज्यादातर पानी बह जाता है, इसलिए तुम्हारा पौधा हरा भरा नहीं हुआ है। और मेरे पौधे में बगीचे वाली मिट्टी थी जो सही मात्रा में पानी सोखती है, इसलिए मेरा पौधा हरा भरा हो गया। यानी कि मिट्टी के कणों के आकार के अनुसार मृदा को विभाजित कर सकते हैं। मेरी अध्यापिका ने हमें बताया था कि कपास, सब्जियों को उपयुक्त पानी चाहिए होता है और चावल और गन्ने को उगने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। हाँ, तो उसके अनुसार और हमारे प्रयोग के नतीजे से मिट्टी के अलग अलग प्रकार होते हैं। मिट्टी के कणों के अनुसार मिट्टी को रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी और चिकनी और बलुई मिट्टी में विभाजित किया जा सकता है। अरे मीनू, तू तो बिल्कुल एक अध्यापिका जैसे समझ रही है, बस एक चश्मे की कमी है।
मीनू, तुझे क्या लगता है कि शंभू काका जो मिट्टी के घड़े और सुराही बनाते हैं, वे किस मिट्टी का उपयोग करते होंगे? चल नीलू, उनसे पूछते हैं। देखा दोस्तों, नीलू और मीनू ने कितना अच्छा प्रयोग किया और मेरे सवाल का जवाब भी ढूंढ निकाला। मिट्टी या मृदा का हम 3 रूप से वर्गीकरण कर सकते हैं। क, बलुई मिट्टी, जिसमें रेत या बड़े कणों का अनुपात ज्यादा होता है। ख, मृणमय मिट्टी, जिसमें कीचड़ का अनुपात ज्यादा होता है और छोटे कण अधिक होते हैं। ग, दुमटी मिट्टी, जिसमें बड़े और छोटे कणों का अनुपात एक समान होता है। अब मैं भी नीलू जैसे सोच रही हूँ कि घड़े और सुराही कौन सी मिट्टी से बनते हैं। जल्द मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो के साथ। सानिया, ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने जानने में मदद करती हैं। कबीर, सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। मम्मी, कहाँ हो आप? मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ मजेदार है। मैं यहाँ हूँ, तुम दोनों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। पहले कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगी। ठीक है मम्मी। पता है, आज हमारे स्कूल में एक गेस्ट टीचर आई थी। वो बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने हमसे किशोरावस्था और यौवनारंभ के बारे में बात की। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने एक वीडियो दिखाया कि कैसे हमारा शरीर इस समय बढ़ता है। हमने देखा कि हमारे शरीर के विकास के कई चरण हैं। हाँ, सच में बढ़ना अपने आप में एक मुश्किल प्रक्रिया है। खासकर किशोरावस्था एक मुश्किल पड़ाव होता है। इसमें चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों में ही बेहद तेजी से शारीरिक बदलाव होते हैं, जिन्हें किशोरों को समझने और उनके अनुरूप ढलने में काफी परेशानी आती है। मम्मी, टीचर ने भी यही कहा था। उन्होंने बताया कि इन बदलावों के बारे में पहले से जानकर हमें ये प्रक्रिया समझने और इन बदलावों के अनुरूप ढलने में मदद मिलेगी। पिछले साल हमारी तो ऐसी कोई क्लास नहीं हुई थी। मुझे भी इस क्लास में जाना था सानिया। और बताओ, टीचर ने और क्या बताया? उन्होंने बताया कि ज्यादातर लड़के लड़कियों में यौवनारंभ अलग अलग उम्र में आता है।
दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि किस उम्र में लड़कों और लड़कियों में यौवनारंभ शुरू होता है? आप सोचने के लिए 2 मिनट का समय ले सकते हैं। हाँ, आप सही हैं। लड़कियों में यौवनारंभ 10 साल में शुरू होता है और 16 साल तक चलता है, जबकि लड़कों में 12 साल से शुरू होता है और 18 साल तक चलता है। मगर अलग-अलग लोगों में इस बदलाव की उम्र अलग-अलग होती है। यौवनारंभ केवल शरीर में बदलाव दर्शाता है, जबकि किशोरावस्था वो समय है जब भावनाओं, विचारों और व्यवहार में बहुत से बदलाव आते हैं। ये सच है सानिया, अब तुम दोनों को ही देख लो। पर हमारा व्यवहार कहाँ बदला है? भैया, क्या हम हमेशा से इतने ही अच्छे नहीं थे? अच्छा, तो ये बात है। एक बात तो बताओ जरा, क्या तुम दोनों बिल्कुल भी नहीं बदले? मैं एक उदाहरण देती हूँ। सानिया, पिछला सोमवार याद है जब तुम उदास घर लौटी थी? हाँ, याद है, पर वह किशोरावस्था या यौवनारंभ के कारण नहीं था। मैं रो रही थी क्योंकि मेरी दोस्तों के लंबे बाल हैं और वह मेरे छोटे बालों का मजाक बना रही थी। मुझे भी उन्हीं की तरह लंबे बाल चाहिए। मैं अपनी दोस्तों की तरह क्यों नहीं लगती हूँ? सही। किशोरावस्था में हम महसूस करते हैं कि अपने दोस्तों, सहपाठियों के बीच में ज्यादा घुले मिले, सब हमें जाने। तो जब लोग कहते हैं कि हम अलग हैं, उनकी तरह नहीं हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता। यह सच है। मुझे किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद है, जबकि मेरे साथियों को क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद है, जिस वजह से वो मुझे किताबी कीड़ा कहकर चिढ़ाते हैं। हाँ, इस उम्र में ऐसा होता है। तुम्हें लगेगा कि तुम ना तो बच्चे हो और ना ही जवान हुए। इस चीज से हमें उलझन होती है। पर हम जैसे ही जवान होने लगते हैं, हमें समझ आने लगता है कि हर इंसान अलग है और हम सब बराबर नहीं हो सकते। हमारा व्यवहार और शारीरिक बनावट अलग है और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। यह बहुत मुश्किल है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई कहता है कि तुम हमसे अलग हो। सानिया और कबीर, अलग होना कोई खराब बात नहीं है। हमें धीरे धीरे सीखना चाहिए कि हम जैसे हैं वैसे ही आत्मविश्वास के साथ जिए। अच्छा, और बताओ, गेस्ट टीचर ने क्या बताया? उन्होंने हमें किशोरावस्था और यौवनारंभ से संबंधित कई लक्षण बताए और जब हम परेशानी महसूस करें तो हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है सानिया, एक एक करके सारी बात बताओ। उन्होंने कहा कि हम यौवनारंभ के निम्नलिखित लक्षण देख सकते हैं: वजन और लंबाई का बढ़ना, लड़कों की आवाज भारी होना और लड़कियों की आवाज पतली होना, शरीर के पसीने और गंध में वृद्धि, त्वचा में बदलाव, मुख्यतः मुहासों का आना, लड़कों के चेहरे, छाती, बगल आदि पर बाल आना, लड़कियों की बगल आदि पर बाल आना, लड़कों में लिंग और वृषण का बढ़ना, जबकि लड़कियों में स्तन का विकसित होना और मासिक धर्म का शुरू होना, भावनात्मक परेशानियां। ओफ, सच कहूँ तो ये सब जान के मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। मैं भी खुश नहीं हूँ अपने शरीर में होते हुए इन बदलावों से। मैं इन सब से कैसे बचूं? तुम दोनों परेशान मत हो, सब ठीक है। तुम्हारे शरीर में एक एक करके पहले से ही ये बदलाव हो रहे हैं। तुम पहचान पा रहे हो? कबीर, क्या तुम दीवार पर अपनी पिछले साल की लंबाई को देख सकते हो? तुम पिछले साल से कितने बढ़े? मैं इस साल लंबाई में 2 इंच बढ़ा हूँ। ये मजेदार नहीं है। तुम्हारा शरीर काम कर रहा है, ना कि तुम दोनों की तरह घर के काम ना करने के बहाने बना रहा है। मेरी भी लंबाई बढ़ी है, पर यह मैंने देखा है कि मेरे शरीर पर ज्यादा बाल नहीं है, जैसा कि हमारी टीचर ने फोटो में दिखाया था। दोस्तों, आप बाह के नीचे और गुप्तांग के बालों को क्या कहते हैं?
हाँ, इसे जघवास्ती के बाल कहते हैं। क्या यह बुरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर इंसान अलग है और ये जरूरी नहीं कि हर शरीर पर बहुत सारे बाल हों और कुछ लोगों में कुछ चीजें विकसित होने में समय लगता है। तुम्हारा मासिक धर्म 3 माह पहले से शुरू हो गया है ना? हाँ मम्मी, जब टीचर ने मासिक धर्म के बारे में बताया तो कुछ लड़कियां हंसने और फुसफुसाने लगीं। क्या मासिक धर्म के बारे में बात करना गलत या हंसने वाली बात है? नहीं तो, पुराने दिनों की रीति रही है। मासिक धर्म के बारे में बातें छुपाना बहुत सारे अंधविश्वास और मिथकों के कारण, पर हकीकत में मासिक धर्म एक जैविक प्रक्रिया है। क्या तुम मुझे बता सकती हो सानिया, मैंने लड़कियों में मासिक धर्म के बारे में क्या बताया था? हाँ, मुझे याद आया। आपने कहा था कि महिलाओं के शरीर में गर्भाशय नाम का अंग होता है। जब महिला के बच्चा होता है तो गर्भाशय में रहता है, पर जब बच्चा नहीं होता तो मासिक धर्म होता है, क्योंकि गर्भाशय की परत कोशिका के साथ टूट जाती है और महिला को मासिक धर्म होता है। शाबाश, तुम्हें सब याद है। मासिक धर्म बुरा नहीं है और महिलाओं को इस वजह से ग्लानि नहीं होनी चाहिए। हमें इस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, वरना तुम जैसी जवान लड़कियां कभी नहीं जान पाएंगी कि मासिक धर्म के दौरान कैसे स्वच्छ और रोगों से दूर रहना है। बीमारी? हाँ, ये बहुत जरूरी है। साफ कॉटन या कपड़े के पैड पहनना, इन्हें सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए पहनना चाहिए और बदलना चाहिए, नहीं तो ये योनि क्षेत्र में संक्रमण कर सकता है। यह बहुत उपयोगी जानकारी है। मुझे भी बहुत जानकारी मिली मासिक धर्म के बारे में। अगर लड़के और लड़कियां एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो मदद कैसे करेंगे? ये एकदम सही है। दोनों लड़के और लड़कियों को यौवनारंभ के बदलाव के बारे में पता होना चाहिए, जिससे बदलाव को लेकर कोई किसी को चिढ़ाए नहीं। यह सच है, पर मम्मी, चेहरे पर मुहासे या कहाँ से अच्छा है? देखिए इन 3 बड़े मुहासों को, इनमें दर्द भी होता है। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि यौवनारंभ जरूरी क्यों है? क्या हम सीधे बचपन से जवानी में नहीं जा सकते? हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ। क्या फायदा है भावनात्मक परेशानियों का? कितना अच्छा होता अगर हम बिना इन परेशानियों और बदलावों के वयस्क हो जाते। ये सभी बदलाव तुम्हें प्रकृति ने दिए हैं, जिससे तुम एक स्वस्थ वयस्क बनो। यकीन मानो, वयस्क होने के अपने फायदे भी हैं। कैसे फायदे? फायदे जैसे कि बगल और गुप्तांग की त्वचा संवेदनशील होती है, तो ये बाल इन्हें संक्रमण या रोगों से बचाते हैं। वजन और लंबाई के बढ़ने से और मांसपेशियों के विकसित होने से हम आराम से मुश्किल शारीरिक कार्य कर पाएंगे। और भावनात्मक बदलाव वही तो हमें धीरे धीरे सिखाते हैं कि कैसे भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए और आगे बढ़कर कुछ अच्छा काम करना चाहिए। बड़े होके अच्छा काम तो करना चाहते हो ना तुम दोनों? हाँ मम्मी, आप ठीक कह रही हैं। किशोरावस्था और यौवनारंभ एक मुश्किल पड़ाव तो है, पर उतना ही जरूरी भी। हमने अब तक जाना लड़कियों और लड़कों दोनों के शरीर और व्यवहार में बदलाव के समय को किशोरावस्था कहा जाता है। शरीर में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से यौवनारंभ कहा जाता है। लड़कियों में 10 साल की उम्र में यौवन आरंभ शुरू होता है और 16 साल की उम्र में खत्म होता है। लड़कों में 12 साल की उम्र में यौवनारंभ शुरू होता है और 18 साल की उम्र में खत्म होता है। अलग अलग लोगों में ये बदलाव की उम्र अलग अलग होती है। लड़कों के चेहरे, छाती, बगल आदि पर बाल आना, लड़कियों के बगल आदि पर बाल आना, लंबाई का बढ़ना और हड्डी का चौड़ापन। त्वचा भी बदलती है और लड़कियों और लड़कों के त्वचा पर मुहासे हो सकते हैं।
सामान्य रूप से वयस्क हो जाने पर ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। दोनों लिंग अपने शरीर में बदलाव का अनुभव करते हैं क्योंकि उनके यौन अंग बढ़ते हैं। पुरुष लिंग जैसे वृषण और लिंग पूरी तरह से बदलते हैं। वृषण भी शुक्राणुओं का उत्पादन करते हैं। लड़कियों में अंडाशय बड़े होते हैं और अंडे परिपक्व होना शुरू होते हैं। साथ ही अंडाशय परिपक्व अंडे जारी करना शुरू कर देते हैं। लड़कियों में हर महीने मासिक धर्म शुरू हो जाता है। लड़के और लड़कियां व्यवहारिक बदलाव से गुजरते हैं। वे अपने शारीरिक बदलाव के कारण डर और अनिश्चितता महसूस कर सकते हैं। न तो बच्चे और न ही पूरी तरह से जवान होने के कारण वे उलझन में रहते हैं और दोस्त उनके बेहतर साथी बन जाते हैं। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं।
संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस जानवर के बारे में बात करेंगे वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय पालतू जानवरों में से एक है, लेकिन इनमें कुछ बेहद खतरनाक और डरावने भी होते हैं। आज हम चलेंगे बिल्लियों के एनक्लोजर के पास और जानेंगे उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। हम बाघ, शेर, चीता और तेंदुआ के बारे में तो जानते हैं कि ये सभी बिल्लियों की बड़ी नस्लें हैं। इसके अलावा बिल्लियों की छोटी नस्लें भी हैं, जिनमें जंगली बिल्ली और फिशिंग कैट दोनों महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जंगली बिल्ली के बारे में। ये अन्य बिल्लियों की तरह रात में सक्रिय नहीं रहते हैं, बल्कि ये सुबह में या शाम को अपना शिकार करना पसंद करते हैं। इन्हें पानी पसंद है और ये काफी अच्छे तैराक होते हैं। खतरे को देखकर ये पानी में गोता भी लगाते हैं। एक स्वस्थ जंगली बिल्ली का जीवन काल लगभग 15 सालों का है। इनका वजन 10 से 16 किलोग्राम तक होता है। ये लगभग 36 सेंटीमीटर ऊंचे और 59 से 76 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ये सामाजिक नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें एकांत में रहना पसंद है। ये केवल प्रजनन काल के दौरान ही एक दूसरे के नजदीक आते हैं। इन्हें छिपकली, मेढक, कीड़े, खरगोश खाना बेहद पसंद है। इनका प्रजनन काल जनवरी से मार्च के बीच होता है। 63 से 66 दिनों के गर्भ धारण के बाद मादा जंगली बिल्ली एक बार में 2 से 3 बच्चे को जन्म देती है। इनके बच्चे को किटन भी कहा जाता है। इनके बच्चे जन्म के 11 से 18 महीनों के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। जंगली बिल्ली काफी तेज धावक होते हैं। यह प्रायः 30 से 32 किलोमीटर के रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये एक मीडियम साइज के कैट्स होते हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट इंडिया पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये विश्व के अलग अलग देशों में भी पाए जाते हैं और इनका जो IUCN स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न है और इनमें वो सभी फीचर्स पाए जाते हैं जो टाइगर में पाए जाते हैं। जैसे ये अपने टेरिटरी का मार्किंग करते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें सोलिटरी रहना ज़्यादा पसंद है। इनका जो कलर है ये मटमैले रंग का होता है, ब्राउन, और शुरू में इनका वज़न काफ़ी कम होता है। ये लगभग 40 से 50 ग्राम के ही होते हैं और काफ़ी असहाय होते हैं और 10 से 12 दिनों के बाद इनका आँख खुलता है और धीरे धीरे ये मदर का फीडिंग के बाद 5 से 6 महीने बाद वो सेपरेट हो जाते हैं। 1 साल के बाद ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और पटना जू में ये काफ़ी अच्छे से ब्रीड कर रहे हैं। जो जंगल कैट्स हैं, लेसर कैट्स भी इन्हें कहा जाता है। जंगली बिल्ली के बाद अब हम चलेंगे फिशिंग कैट के एनक्लोजर के पास। मुख्यतः आर्द्र भूमि और अनुकूलित क्षेत्र में पाई जाने वाली इस बिल्ली का मुख्य भोजन मछली होता है। इसी वजह से इन्हें फिशिंग कैट भी कहा जाता है। दुर्लभ विलुप्त प्राय फिशिंग कैट शारीरिक रूप से सामान्य बिल्लियों के तुलना में दोगुने आकार के होते हैं। इनमें मादा का वजन 5 से 9 किलोग्राम का होता है, तो नर का वजन 8 से 16 किलोग्राम का होता है। इनकी लंबाई लगभग 57 से 78 सेंटीमीटर तक होती है। इन्हें मछली के अलावे छोटे जानवर, मुर्गी और छोटे आकार की बकरी खाना पसंद है। ये एकांत और निशाचर शिकारी होते हैं। ये दिन में घने झाड़ियों में आराम करना पसंद करते हैं और फिर भोजन के लिए रात को पानी में रहते हैं। ये गजब के तैराक होते हैं। मछली का पीछा करते हुए ये अक्सर कई किलोमीटर तक तैरते हैं। इनका प्रजनन काल जनवरी से फरवरी का होता है। 60 से 70 दिनों के गर्भ धारण के बाद मादा फिशिंग कैट एक बार में 1 से 4 बच्चों को जन्म देती है। इनके शावक लगभग 11 महीनों के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इनके ब्राउन कलर के फर पाए जाते हैं और इस पे ब्लैक कलर का स्ट्राइप होता है। इनके गर्दन पे जो दो ब्लैक कलर के स्ट्राइप होते हैं
और वर्ल्ड में इनका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली एशिया में, ये इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, वियतनाम और साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये कोई अफ्रीका में भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। ये मेनली मार्सी एरियाज में ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद ये बिल्ली देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं और अपने एनक्लोजर में ये काफी चंचल होते हैं। इसी कारण यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शकों के बीच ये बेहद लोकप्रिय हैं और यहाँ आने वाले दर्शक इनके एनक्लोजर के पास आकर इन्हें जरूर देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।